हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। चलिए आज आप सभी के लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज जो इस वीडियो में बात होने वाला है ना, जो भी क्वेश्चन आज मैंने लेकर आया है कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों अपने यारों तक जरूर से जरूर इसको पहुंचाने का काम कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको भी फायदा होगा और आपके दोस्त को भी फायदा होगा और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइनर ज्योग्राफी के प्रश्न के बारे में, जो कि हमारे पास टोटल 1000 ऑनलाइनर ज्योग्राफी का जो प्रश्न है ये हमारे पास आ चुका है और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और ये सभी प्रश्न हम लोगों को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी तरह के एग्ज़ाम, तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी करें, चाहे आप बिहार पुलिस, चाहे कोई भी बीपीएससी, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, खास करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो ज़रूर आपको क्या होगा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा ये सभी क्वेश्चंस को। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग को आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? अब बताना है भारत के मुख्य। देखिए इसका आंसर है 8 मतलब कि डिग्री 4 इंच उत्तर और 37 डिग्री 6 इंच मतलब उत्तर में। यह है अक्षांश हमारे भारत का। अब आगे चलते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन में। ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि भारत के स्थलकृत मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना है? 5.5 घंटा आगे है। अब क्वेश्चन आता है कि आज किस तरह से कि भारत का जो ग्रीनविच समय है, मतलब कि मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो इसका राइट आंसर का 5.5 घंटा आगे है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी नहीं मिलेगी? तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को इसका कभी नहीं मिलेगी, इसलिए वहाँ पर देखेंगे आप ज़्यादातर ठंड ही रहते हैं। हम लोग नेक्स्ट 5 में चलते हैं। देखिए कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल मतलब कि भारत का दक्षिणी पॉइंट क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इंदिरा पॉइंट इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो इसका राइट आंसर है 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, 4 गुना ज़्यादा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में बढ़ते हैं। 7 नंबर में आपको ध्यान देना होगा कि किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। देखिए मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी बहुत ही आसान लगते होंगे आपको, अगर आप पढ़े होंगे तो लगते तो होंगे लेकिन आपको याद नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि आप अगर इस क्वेश्चंस को याद करना चाहते हैं तो कम से कम 2 या 3 बार इस सबको वीडियो को देखना पड़ेगा। ये सभी वीडियो मैं बना रहा हूँ कि थोड़ा टाइम मतलब कि समय ज़्यादा लगेगा इस सभी वीडियो में। क्या? क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको आज मैं कम से कम 200 क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करूंगा और जो 1000 क्वेश्चन है मैंने लाया है, जिसमें से 800 क्वेश्चन अगले वीडियो तक मैंने लाऊंगा। और इस तरह का क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर अच्छी तरह से अपलोड कर चुका है। बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न है, जो आपको जाकर के चैनल पर देख लेना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। 9 में है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर है किन्नौर। क्या है? किन्नौर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए राज्य के किस समूह के साथ नागालैंड की साझा सीमाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 11 नंबर। देखिए कि भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ ये काम हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन 12 नंबर कि भारत में 9 तटीय राज्य है। बिल्कुल बात सही है, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों? अब क्वेश्चन बता रहा है कि भारत में टोटल 9 तटीय राज्य, मतलब कि भारत का टोटल 9 राज्य है जो कि समुद्री सीमा से लगती हैं, और क्या है केवल और केवल
एक तिहाई भाग जो ज़्यादा सबसे नमक कहाँ बनता है, तो गुजरात में ही बनता है। कारण क्या है, तो इसका राइट का आंसर क्या है कि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्र जल के वाष्प द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है। मतलब क्या होता है, जहाँ पर कम वर्षा होती है और अपेक्षित आर्द्रता मतलब जल का जो वाष्पन होता है ज़्यादा होगा ना, वहीं पर ना नमक बनेगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। क्या है, पांडिचेरी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब ये क्वेश्चन आप बहुत ही बार पढ़ चुके होंगे बचपन से ही कि भारत का किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बहुत है, मतलब सबसे ज़्यादा है। और ये क्वेश्चन भी आप जानते होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन होता है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन हमने बता दिया, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और हम भी इस क्वेश्चन का जवाब दिए थे कब, जब हम एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने गए थे, तब उस समय ये क्वेश्चन आ चुका था, आया था भी और आता भी है बहुत तरह के एग्जाम में। तो आपको भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर में 16 नंबर क्वेश्चन को क्या बता रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है। बिल्कुल सही, लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप समूह है, जिस पर क्या होता है कि मनुष्य निवास करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी, जिसको मैंने सैंडल पीक कहा जाता है, कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है उत्तरी अंडमान में। कहाँ, उत्तरी अंडमान में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 में क्या बोला है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहती हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में बढ़ते हैं कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन से गोवा तक। आपको पता लगा कि दमन से गोवा तक हम लोग कोंकण तट कहते हैं। और इस तरह का भारत का मैप आपको पता होगा, है ना, इस तरह का मैप आपको इस तरह से ध्यान पड़ेगा। तो यहाँ पर गोवा मतलब राजस्थान से मतलब कि गुजरात के बगल में ही हो जाएगा दमन, और यहाँ गोवा तक होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हम लोग कोंकण तट कहेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसकी अन्य सीमा से नहीं लगती है, तो इसका भी राइट आंसर होगा पांडिचेरी। आपको इसका आंसर मैं बता दूं किस तरह से होगा। देखिए ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखिए जिस तरह से मैंने मैप बनाया कि क्वेश्चन यहाँ पर किया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इधर इस तरह से रहता है ना मैप इंडिया का, इस तरह सा मतलब आधा बनाता हूँ, जितना जरूरी उतना ही। देखिए पांडिचेरी बोला, एगो पांडिचेरी यहाँ होगा, एगो पांडिचेरी हो, मतलब कि अलग अलग स्थान पर पांडिचेरी इसलिए नहीं लगता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि झीलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है निमोलॉजी। क्या है, सॉरी लिमोनोलॉजी इज द राइट आंसर। क्या है, लिमोनोलॉजी कहलाता है किसका अध्ययन, झीलों का अध्ययन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 22 नंबर में कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर, 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से ध्यान से देखना चाहिए। और ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा, आप लोग जानते ही होंगे। देख लीजिए हम लोग अगले क्वेश्चन के आ गए हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में क्या बोला है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वत भाग में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है आरावली पर्वत घाट। और क्वेश्चन आता है, अलग से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि भारत का सबसे पुराना मतलब कि पर्वत कौन है, तो इसका राइट आंसर आरावली पर्वत है। और आरावली पर्वत किस राज्य में, तो इसका भी राइट आंसर मैं बता दूँ राजस्थान में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ज़्यादातर क्या क्वेश्चन क्या कौन आ सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए आरावली। और क्वेश्चन आएगा कि आरावली पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका भी राइट आंसर आपको बता दूं राजस्थान में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर में क्वेश्चन बोला है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहती हैं, तो इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर में बोला है कि गार्डवियन अस्टियन है एक क्या शिखर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हैं। 26 नंबर में कि बृहत हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो इसका राइट है हिमाद्री। हिमाद्री इसका राइट नाम है। हम लोग चलते 27 नंबर में कि नागतिब्बा
और महाभारत पर्वत मलाई किसमें शामिल है? तो इसका राइट से निम्न हिमालय में शामिल है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तब पश्चिमी घाटी जीता राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट 29 नंबर में बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार, आपको ध्यान देना बहुत ही विवेक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो इसका राइट आंसर लद्दाख का पठार जीता राइट आंसर। 30 नंबर में आपको ध्यान देना है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी, आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं? जो इस तरह का जो आकार है ना भारत का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और इसी में जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका सबसे उच्चतम चोटी कौन है? तो अन्ना इमुंडी, जो नाम आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों के लिए 31 नंबर। वो 31 नंबर क्वेश्चन में है कि किस पर्वत स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? अब ध्यान देना पड़ेगा कि सतपुरा की रानी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? पंचमंडी। और ये कहाँ स्थित है? तो भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में, यहाँ पर मध्य प्रदेश पड़ता है, इसी राज्य में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकटक एक है, क्या है? झील है। लोकटक एक झील है जो कि हमको पता आपको पूर्वोत्तर के राज्यों में मिलने को मिलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे 33 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गोविंद बल्लभ सागर झील इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कावेरी नदी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में बढ़ते हैं कि वल्तोरा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में बढ़ते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुत ही क्वेश्चन आता है, ये सभी क्वेश्चन आता है और बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका था और आप लोग जानते ही होंगे कि बीपीएससी का हाल कितना आजकल बुरा हाल हो गया है। देखिए आप लोग समाचार सुनते ही होंगे, तो बता दें इसको 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जोग जलप्रपात, जो कि कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर में कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है, इस रचना कैसा होती है? अम्लीय होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 के बाद 38 में कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उसमें कटिबंधीय क्षेत्र में। आप लोगों को ये सभी समझनी चाहिए। अगर जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैं बता दूं कि जियोग्राफी अच्छी तरह से मैप से अच्छा से पढ़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसको मैंने मतलब और ये छोटा सा मोबाइल का स्क्रीन है, तो मैंने इस पर क्या करता हूँ कि मैप से समझा नहीं सकता है, मैप से समझा करके मैंने इस पर वीडियो डाल चुका है। तो अगर आपको इस तरह से इस मैप पर समझना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको इस तरह से मैप पर हमने समझा चुका है, तो आप वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या आ रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा तलोच्चन द्वारा। क्या है? तलोच्चन द्वारा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 40 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगाती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? चावल कहा जाता है। और आप क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा चावल होती है। और ये क्वेश्चन और ये कि चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट में देना पड़ेगा अगर आप जानते हैं तो। चलते हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलते 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ध्यान से आपको देना 41 में व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, इसका राइट आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 42 नंबर में कि मृदा की लवणता मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा चलकता मापी से। क्या है? चलकता मापी से मापी जाती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 43 नंबर में कि भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 35% भूभाग पर 75% से भी कम वर्षा होते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है कि भारत की जलवायु है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो इसका राइट आंसर है भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर में कि गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्न दबाव रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमोत्तर में। आप पश्चिमोत्तर आप कैसे समझते हैं कि पश्चिमोत्तर, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से भारत का मैप है, आपको मैं हल्का सा मैप बनाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ, लेकिन संभव तो यहाँ पर है नहीं, मतलब कि नहीं बनेगा। लगभग इस तरह से थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ना, सेम इस तरह से चलते हैं। हाँ देखिए, पश्चिम उत्तर वाला है, तब पश्चिम आपको देना पड़ेगा। इधर क्या पश्चिम, इधर है पश्चिम, क्या साइड में, इधर साइड में, ये पश्चिम है और ये पश्चिम है और इसका उत्तर बोला है। तो ये क्या है, जो गुजरात के साइड है ना, खंभात की खाड़ी, जो आप जानते हो कि गुजरात जो है, ये गुजरात का राज्य जो आता है, इसको हम क्या कहते हैं, पश्चिम उत्तर। और इसी के साइड से क्या होता है कि निम्न दबाव रहता है, इसी के साइड से आंधी तूफान आता है। आप लोग बार बार जानते होंगे कि जितना भी आंधी तूफान आते हैं, जो इसी के साइड से आते होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर में कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा मैं कहाँ पर, कोरोमंडल तट पर। अब मैंने बताया था कि कोरोमंडल तट कहाँ पर होती है, तो कोरोमंडल तट मैंने बताया था जिस तरह से मैं बता करके, जो कोरोमंडल तट यहाँ पर होती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है क्या कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों, इसका राइट आंसर होगा मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं और चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघानित नहीं होने देता है, वे अपतट पवनों हैं। अब ये सभी समझना चाहिए। अब बता दें मैं क्या है कि चेन्नई वहाँ गर्म स्थान है और क्या है, जो मानसून चलता है कोरोमंडल के तट के समांतर चलता है, इसलिए वहाँ पर बारिश कम होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में बढ़ते हैं कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है। अब गुवाहाटी और चंडीगढ़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। गुवाहाटी कहाँ है और चंडीगढ़ कहाँ है। अब गुवाहाटी असम राज्य में, कि जो कि पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है, असम इधर पड़ता है यहाँ पर, और यहाँ से चंडीगढ़ यहाँ पर पड़ता है, समझ, यहाँ इधर एक स्टेप बैक हमको चलना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक पड़ता है, चंडीगढ़ यहाँ पर पड़ता है। तो इस तरह से चलती है। तो इसका हमको क्या कहते, क्वेश्चन था कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है, तो इसका है हसमान प्रवृत्ति होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 49 में बोला है कि वर्षा में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है कश्मीर और लेह। कश्मीर में लेह इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर में हम लोगों को अब मिलने वाला है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के लिए कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोआब कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होते हैं उसको हम लोग कहते हैं दोआब। आपको ध्यान देना, मानिए कि ये गंगा है, इस तरह से चलते हैं, इस तरह से अपने यहाँ भारत है ना, भारत में अब जल्दी इधर से चल रहा है, हम लोगों के लिए चल रहा है, यहाँ से अब बढ़ रहा है क्या पर नर्मदा, और यहाँ पर बह रहा है कृष्णा नदी, और जिसका जो बीच का जो स्थान है, इसका जो बीच का स्थान, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दोआब। मानिए कि दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है ना, एगो नदी यहाँ से यहाँ बहती है, एगो नदी यहाँ से यहाँ बहती है, और जो बीच का नदी है इसको हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी। आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से, भारत का नदी नहीं बोला है, अब ये क्वेश्चन ये नहीं बोला है कि भारत का सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन बोला कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है गोदावरी। और क्वेश्चन यही से आ सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, भारत की सबसे लंबी नदी आपको पूछे ना, तो इसका राइट आंसर होगा गंगा, जो कि इस तरह से बहती हुई कहाँ से, उत्तराखंड के कहाँ से, गंगोत्री के गौमुख से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गोदावरी को बोल रहा है, तो गोदावरी यहाँ से निकलते हुए यहाँ तक समाप्त हो जाते हैं। तो हमको देखना क्या कि भारत का जो प्रायद्वीपीय कहते किसको, तो मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि जो ये जो स्थान है, जो गोला होता है, तिरछाकार जो होता है, भारत का नीचे वाला स्थान, दक्षिणी साइड वाला भाग, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। और क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है गोदावरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज थोड़ा सा कर देगा। एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, एनसीईआरटी के हिसाब से दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, लेकिन कुछ स्थान पर जो प्राइवेट इस क्वेश्चन आते हैं, जो किताब आते हैं, उसमें कहा जाता है कावेरी नदी को, कावेरी नदी को। तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन मेरे अनुसार से राइट होगा यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से है कि किस नदी को
भारत दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को। और इस क्वेश्चन को और इस नदी को एक और नाम से जाना जाता है कि दक्षिण भारत का बृहद गंगा किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी नदी को ही कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन होता तो मान सकते थे, लेकिन ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन होता है दो तीन नदी हो सकता है। दो तीन नदी में कौन कौन हो सकता है आपको मैं बता दूं कि किस नदी का स्रोत जो भारत से बाहर होता है। तो सबसे पहला हम लोग बता दिए कि ब्रह्मपुत्र नदी इज द राइट आंसर, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हैं और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, समझ गए। और ये जाकर के अरब सागर में समाप्त हो जाते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर किसी नदी पर है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसको हम लोग माजुली नदी द्वीप कहते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आ चुका है प्राइवेट, मतलब कि बीपीएससी के एग्जाम तक, चाहे किसी भी एग्जाम में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन में आ चुका है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए कि यहाँ पर नदी बोला कि किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, तो मैं बता दूं कि तिब्बत के मानसरोवर झील से। लेकिन एक और ऐसा नदी जैसे सिंधु नदी, उसका भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलता है और वो भी जाकर कहाँ जाता है, अरब सागर में वो समाप्त होता है। और उसकी भी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ये सभी क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए है कि सिंधु नदी का उद्गम, देखिए आ गया ना, सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से, जो कि कहाँ है, भारत से बाहर में ही है। और ये कहाँ होता है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के ही आसपास में पड़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में कौन सी नदी ब्रिभंस घाटी से होकर बहती है। बहुत ही विवाह क्वेश्चन है। ब्रिभंस घाटी से होकर बहती है और इसका राइट आंसर होगा नर्मदा, तापी और दामोदर। ये तीनों नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। भ्रंश घाटी किसको कहती है, तो बड़े बड़े पहाड़ों को चीरते हुए जो बहती है नदी, उसको हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटी कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब कि देखिए बहते गंगा के साथ, मतलब नदी के साथ साथ हम लोग भी बहने लगे, बढ़ते हैं, बहते नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग। देखिए भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों से क्या निकलता है, गंगा निकलता है इस तरह साइड से, और इस तरह साइड से गंगा निकलते हुए और एक साइड में यहाँ पर मिल जाती है, जो कहाँ होता है, देवप्रयाग में होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है बिहार का शोक नदी, जिसको कहा जाता है बिहार का शोक नदी, जिसको कहा जाता है। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं। आपको मैं बिहार का नक्शा यहाँ से बना देता हूँ। देखिए अब ध्यान लगभग ठीक ठाक है, मैंने क्योंकि स्क्रीन पर बनाया है। तो बिहार का शोक किसको कहते हैं, और बिहार के मतलब कि नेपाल से यहाँ बहते हुए और इस तरह से बाहर हो जाते हैं, समझ गए। तो ये क्या है, बिहार का शोक नदी कहा जाता है किसको, कोसी नदी को कहा जाता है। और अपना मार्ग बदलने के लिए भी ये नदी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है, 58। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कि सतपुरा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है, तो इसका ही भी राइट आंसर होगा नर्मदा नदी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन 61 नंबर में कि भारत की किस नदी का देशीय जल निकास है, तो इसका राइट आंसर है लूनी इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई या मद्रास का बंदरगाह। हम लोग क्वेश्चन आगे प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है, तो इसका राइट आंसर होगा 12 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 64 में कि पर्यावरणीय जोन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है कौन, नीरी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग के लिए कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा केरल इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर में बढ़ते हैं कि केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन है। क्या है, उष्णकटिबंधीय वन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्बेट में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसको कहते हैं हम लोग, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोगों के लिए क्या बोला है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए, आंसर यहाँ पर तो जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए, तो 31 से 33 अनुपात में, समझ गए, सॉरी 31 से 34 अनुपात हम लोग प्रतिशत होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 69 नंबर है कि गंगा डेल्टा के मैग्रोवेन वनों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सुंदर वन कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा
डेल्टा उत्पादन करने वाला नदी कौन है? तो वह ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों ही। और कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र कौन है? सुंदरवन डेल्टा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो इसका राइट है सुल्तानपुर पक्षी। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है कि एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महागिरी पाया जाता है, जो कि इसका राइट है दाचीग्राम। जी तो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 72 नंबर में कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही भी आया है और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के पिछले बार वाले में आया था और इस बार में आया था दूसरा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन बिहार बोर्ड से लेकर के जो कि बीपीएससी के एक साथ साथ बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है फायरमैन वाला, उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये सभी क्वेश्चन अब याद बता दें मैं कि जो ये सभी क्वेश्चन है ना, जो कि सरकारी जो कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, प्लीज़ सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अंत तक रहिएगा तो और मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हम लोग पढ़ाने वाले हैं। वीडियो बेशक बहुत ही लंबा होने जा रहा है, लेकिन लंबा वीडियो है इसलिए क्योंकि मैंने कम से कम 100 क्वेश्चन तो टच करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1000 ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 73 नंबर है कि मैग्रे क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है डेल्टीय वन, वर्षा वन और उसमें कटीय वन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्वारी वन की एक विशेष प्रकार की प्रगति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जीवमंडल, देखिए कि जीवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्रों की पहली परियोजना किस्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है नीलगिरी जीवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए कि कैसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो असम में किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? अब हम थोड़ा सा हिंदी गलत पढ़ दिए, अब सुधार लेता हूँ मैं कि किसे वैश्विक विरासत वन कहा जाता है या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है असम में जो काजीरंगा है और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, इसको ही कहा जाता है विश्व विरासत वन। अब देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है और क्वेश्चन कहेगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो कि पश्चिम बंगाल में है। आ गया ही क्वेश्चन नीचे, वही क्वेश्चन हमको लगता है। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एकसिंगी गेंडा के लिए। क्या है? एकसिंगी गेंडा के लिए। और यहाँ पर सिंपल यहाँ पर गेंडा लिखा है, तो आपको यहाँ भी क्वेश्चन अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। जो 78 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 78 नंबर बोला है कि भारत में समुद्री गाय किसके वायु रिजर्व में पाए जाने वाली जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 79 नंबर कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चीता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क, बहुत ही क्वेश्चन है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कि मध्य प्रदेश में इज द राइट आंसर। और मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल पार्क है, आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए कि विश्व का एकमात्र फलवीय राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामाजाओ कहाँ पर स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर होगा मणिपुर जी राइट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर में कि भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमाचल और पश्चिमी घाट में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 84 नंबर में कि मुदुलमई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए 85 नंबर में बोला है कि भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 86 नंबर में कि भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट है? तो इसका राइट आंसर 4 जीता राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि 87 में नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नियंत्रण है? तो इसका राष्ट्रीय चितवान राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में है, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग के लिए कि चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? तो उसमें कटनीबंदी है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में कि क्रिकेट बैट के लिए फील्डो कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्या है इसका राइट आंसर? शंकु वृक्ष वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है क्या? समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो कि 92 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
53 नंबर में कि झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, बहुत ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार के एग्जाम में। झूम कृषि अभी भी कहाँ कहाँ प्रचलित है, तो पूर्वोत्तर राज्य में जो कि मिजोरम में, नागालैंड में और मणिपुर राज्य में जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए 94 नंबर बोला है कि भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है, तो इसका राइट आंसर ब्रेड गेहूं। क्या है? ब्रेड गेहूं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 95 नंबर में कि अंतवर्ती फसल पर क्या है, तो पारिस्थितिकी फसलों जो तब रोपी की जाती है जब नियमित फसलों उगाने में असफल हो जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर में पढ़ते हैं कि रबी फसल के मौसम में भारत की कौन सी फसल समूह उगाई जाती है, तो गेहूँ, सरसों और चना। राइट आंसर 97 में बोला है कि पठार की स्थलकृत आदर्श है खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 98 में कि भारत किस राज्य का बड़ा उत्पादक देश है, किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो कपास का, चाय का, तांबा का और अबरख का। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्वेश्चन हमको अलग अलग बना देता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कपास पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, चाय तो असम, तांबा तो आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर कर्नाटक या केरल में, उसके होगा अबरख तो बिहार। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 99 नंबर में कि वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो इसका राइट आंसर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक इज राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 100 नंबर है, बागान कृषि पैदा करती है कौन? खाद्येतर फसलें। क्या है? खाद्येतर फसलें। मैं बता दूं कि अब से मतलब 1 से 100 तक हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस किया है, क्योंकि समझाने का भी कोशिश किया जितना भी संभव हो सका मोबाइल के स्क्रीन पर समझाने का मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश किया है। तो हम लोगों के लिए अब इतना ही पर रहने देते हैं। और उसके बाद हम लोग 101 से अगले वीडियो में बात करेंगे, जो कि आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। देखिए ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे लिए और टोटल 1000 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि जब मैं दूसरा पार्ट लाऊं ना इसका, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। और हो सके तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। सर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आपको पता होगा कि वीडियो समय कम से कम 2 घंटा वीडियो बनाने में लग जाता है। पहली बात तो रिकॉर्डिंग करने में, एडिटिंग करने में, अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो सर इस मेहनत को थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और शेयर करना तो ज़रूर पड़ेगा भाई। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के मैं आऊँगा। तो तब तक मैं बोलता हूँ आप सभी के लिए कि अगर अभी तक, फिर से मैं बता रहा हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर ही लीजिए और वीडियो को शेयर कर ही दीजिए। चल समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं, चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जहाँ रहिए बहुत ही मस्त रहिए और अपने आप को ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।